इस लेक्चर में हम टूल्स के ऊपर बात करेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर में उसके टूल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और उन्हीं टूल्स की वजह से आप ऑपरेशनल या फिर कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन वाइज एलिमेंट वाइज उसमें चेंजेस कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो के अंदर जो हमारे पास टूल्स थे उसके वाले टूल्स कुछ इस हद तक आफ्टर इफेक्ट पे भी सिमिलर हैं, क्योंकि कुछ टूल्स इस तरह के जूम इन सिलेक्शन टूल या फिर इस तरह के आपका जो हैंड टूल है वो इसमें भी वैसा ही है, पेन टूल भी इसमें वैसा ही है। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल टूल ऐड हैं जो आपकी क्रिएशन में, एनिमेशन में और आपके और वीएफएक्स वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आइए इन टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस वक्त मेरे पास ये आफ्टर इफेक्ट का प्रोजेक्ट खुला हुआ है और एक फुटेज मैंने इसमें इंपोर्ट कर ली है। इस फुटेज को प्रीव्यू करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। प्रीमियर में जिस तरह आपके पास एक सोर्स विंडो में अलग से खुलती थी, तो यहाँ पर आपके पास हर स्पेसिफिक फाइल जिसको आप प्रीव्यू करना चाहते हैं वो आपके पास एक अलग टैब में खुल जाएगी, एक अलग विंडो में खुल जाएगी। आप देख सकते हैं आपकी जो कंपोजिशन थी जो हमने बनाई थी पहले वो यहाँ पर है, और उसके अलावा आपके पास जो फुटेज मैंने अभी इंपोर्ट की है वो यहाँ पर इस तरह से है। मैं चाहूँ तो इसमें और भी फुटेजेस इंपोर्ट कर लूँ और आप देख सकते हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन के साथ मैं इसमें और फुटेजेस भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। इस कंपोजिशन वन में इसको मैं अगर ड्रैग करूँगा नीचे यहाँ पर इस एरिया में, तो वो उसमें एक लेयर के तौर पे आपके पास फुटेज चली जाएगी। इस तरह इसको मैंने ड्रैग किया, आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त आपके पास यहाँ पर आ रही है, और ये साइड पे जो आपके पास ये इस वक्त कॉर्नर्स पे एजेस पे डॉट्स जो आ रहे हैं, तो इस वीडियो का साइज़ इसी कंपोजिशन के हिसाब से पूरा है। मतलब ये इससे बाहर होता तो इसका मतलब इसका साइज़ बड़ा होता और कंपोजिशन आपकी छोटी होती। इसको हम अंडू करते हैं और मेरे पास बाकी बिल्कुल इसी तरह ही है। प्रीमियर में जिस तरह आपके पास लेयर है, आपको नीचे वाली फुटेज नज़र नहीं आएगी जब तक उसके ऊपर एक लेयर चल रही हो। इसको यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि ये आपका इस वक्त जो है फुल स्क्रीन पे भी ये इस वक्त बाहर निकल रहा है। इसको मैं अगर यहाँ से जूम आउट कर लूँ या फिर मैं कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से इसको जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इसका साइज़ यहाँ पर इस तरह आ रहा है। अगर मुझे इसको इसके अंदर फिट करना हो मैं इसको यहाँ से स्केल कर सकता हूँ, और मुझे ऑब्वियसली इसका स्केल डाउन करना पड़ेगा मैनुअली। अगर मैं जाऊँ तो 4K फुटेज थी तो यहाँ पर मैं इसको 50% पे एडजस्ट हो गई है इसमें। टूल विंडो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल ही आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, और अगर बाय चांस आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही तो आप विंडो में जाके टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टूल विंडो आ जाएगी। वर्क स्पेस के हिसाब से इसकी पोजीशनिंग भी आप मूव कर सकते हैं। अगर आपको टूल यहाँ पे चाहिए था तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, और कहीं पर भी आप इसको मूव कर सकते हैं। फर्दर आप इसको चाहें तो जिस तरह प्रीमियर में वर्क स्पेस रीसेट करते थे, आप इसको यहाँ से भी रीसेट वर्क स्पेस को कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर सिलेक्शन टूल है, और इसका काम भी तकरीबन बिल्कुल वही है जो प्रीमियर के सिलेक्शन टूल का था कि आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका यही टूल सिलेक्ट होगा और आगे भी आपको इसी को ही सिलेक्ट रखना है। अगर आपका कोई और टूल सिलेक्ट हो और जस्ट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो मुमकिन है कि आपसे कोई और सेटिंग या कोई और वैल्यूज़ डिस्टर्ब हो जाएं, क्योंकि आपका टूल कोई और था। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें दूसरे टूल्स भी जो हैं उसके साथ भी आप कर्सर जो है ये जिसको आइकन है ऐसा रह सकता है। क्योंकि इन टूल्स पे काम करने के लिए आपको कंपोजिशन के अलावा इनके ऊपर इंडिविजुअली काम करना पड़ता है, जो कि आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सिलेक्शन टूल सिंपल सिलेक्शन टूल है। इसके बाद मेरे पास ये टूल है जो कि हैंड टूल कहलाता है, और किसी भी टूल के ऊपर अगर आप समझे कि माउस को होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसका नाम टूल का और साथ में उसकी शॉर्ट की भी आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में जो आ रही है वी, ये इसकी शॉर्ट की है। तो ये जो हैंड टूल है इसका काम बिल्कुल सिर्फ इसको कंपोजिशन को इस तरीके से मूव करना है, और इसमें आपका जो भी फुटेज है या फिर कोई भी एसेट है वो मूव नहीं हो रहा। जस्ट आपके प्रीव्यू के लिए, जस्ट आपकी पोजीशनिंग के लिए, आपकी अलाइनमेंट के लिए ये उसको आपकी कंपोजिशन को मूव कर रहा है, और इटसेल्फ इसके अंदर कुछ भी मूव नहीं हो रहा। और हैंड टूल के बाद मेरे पास एक जूम का टूल है, शॉर्ट की इसकी जेड है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसका कर्सर जो इसका आइकन है वो चेंज हो चुका है, और जूम बिल्कुल इसको जूम करता है। जूम इन आप कर सकते हैं जस्ट सिंपल लेफ़्ट क्लिक से, और अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और
फिर क्लिक करेंगे तो आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। इसका भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा डिटेल्ड काम कर रहे होते हैं एरियाज़ में इस तरह के जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई स्पेसिफिक इन एरियाज़ पे काम कर रहे हैं और अब हम बार बार क्लिक करेंगे उस एरिया पे जाने के लिए, तो उसके लिए आपके पास एक आसानी होती है कि आप माउस से इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो वो एरिया आपके पास जूम इन हो जाएगा। और इस तरह से फिर जूम करके आप जूम आउट भी कर सकते हैं इसको ऑल्ट के साथ। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको फिर और जगहों पे भी काम करना हो अगर, तो उसके लिए हैंड टूल बिल्कुल मौजूद है, लेकिन मैं आपको इसका भी एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आपको बार बार फिर हैंड टूल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप स्पेस बार प्रेस करेंगे और उसके बाद आप अपनी माउस से यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो तब भी आप हैंड टूल वाला काम कर सकते हैं। और उसको स्पेस बार को आप छोड़ेंगे तो फिर आप दोबारा वापस अपने एक्चुअल टूल जो कि लास्ट जूम सिलेक्ट था, तो वो उसकी तरफ आप दोबारा जा सकते हैं। अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ इसको। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जूम इन भी हमने काफ़ी किया हुआ है और हम इसको फर्दर मूव कर रहे हैं। आप में से अक्सर वो लोग जिन्होंने फ़ोटोशॉप यूज़ किया हो या अभी उन्होंने सीखा हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस उनकी हो उस पर, तो ये टूल्स, ये जूम, ये कंट्रोल, हैंड टूल वगैरह, ये सब उसमें भी आपके पास मौजूद हैं। और जूम टूल के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ और टूल्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त डिसेबल हैं, लेकिन ये वो टूल्स हैं जब अगर आप 3D लेयर्स पे काम करें तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। 3D लेयर्स क्या होती हैं आगे जाके हम उनको भी देखेंगे फर्दर। हम अभी आगे चलते हैं इस वक्त। यहाँ पर मेरे पास रोटेशन का टूल है। आपके पास कोई भी वीडियो हो, आपके पास स्टिल इमेज हो, आप उसको रोटेट कर सकते हैं। और अगेन ये बिल्कुल इस वक्त रोटेट कर रहे हैं अपने एंकर पॉइंट जो कि इसका सेंटर पॉइंट है। इसकी वजह से एंकर पॉइंट को हमने अपने पिछले लेक्चर में मूव करके भी देखा था, जो कि हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्म से किया था। लेकिन हमारे पास इसके लिए भी एक टूल मौजूद है जो कि इसके साथ हमारे पास पैन बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल है। शॉर्ट की इसकी वाई है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से तो इस वक्त मेरे पास कंट्रोल है कि मैं इसका एंकर पॉइंट मूव कर सकता हूँ। और ये सब वही चीज़ कर रहे हैं जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में यहाँ से ट्रांसफॉर्म में एंकर पॉइंट से करके देखी थी। और इस वक्त हम इसको मैन्युअली मूव कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इसको बिल्कुल इस एज पे, इस कोने पे एंकर पॉइंट को रखता हूँ और अब मैं इसको रोटेट करूँ अगर, तो इस वक्त वो इस एंकर पॉइंट की वजह से इसको इस एंगल में इस तरह से इसको वो रोटेट कर रहा है। नहीं तो इससे पहले जब ये सेंटर में था एंकर पॉइंट तो वो उसको सेंटर के हिसाब से रोटेट कर रहा था, जो कि हम अभी आपको दोबारा इसको मैं अंडू किया और आप देख सकते हैं कि इस तरह से उसको वो रोटेट कर रहा था। और फर्दर अगर यही एंकर पॉइंट मैं अपने इस टूल से कहीं और ले जाऊं, मे बी हम इसको ऊपर ले जाके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब मैं रोटेशन टूल पकड़ूंगा तो अब वो उसको उस एंकर पॉइंट के हिसाब से रोटेट कर रहा है। तो एनिमेशन में ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको अपनी एनिमेशन, अपनी मूवमेंट के लिए एंकर पॉइंट वगैरह, इनकी प्रॉपर पोजीशनिंग और जिस एंगल पे आपने, जिस तरह से आपने रोटेट करना है, तो उसकी सेटिंग आप उसके हिसाब से ही करें। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल टूल, इसकी शॉर्ट की है क्यू। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर एक छोटा सा ये एक एरो भी बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस टूल के अंदर फर्दर और टूल मौजूद हैं। तो इस पर मैंने अगर लेफ़्ट क्लिक किया और उसको होल्ड किया तो आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू खुल जाता है और जो बाकी मेरे पास उसके अंदर फर्दर टूल हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। इवन कि अगर मैं यहाँ से कोई टूल सेलेक्ट भी करता हूँ, जिस तरह के स्टार टूल अगर मैंने सेलेक्ट किया, तो इस वक्त आपको रेक्टेंगल की जगह स्टार टूल नज़र आ रहा है। तो कोई ऐसा टूल जो कि आपने पहले कहीं देखा हो और अब आपको बाद में नज़र ना आ रहा हो, तो अगर वो नज़र ना आ रहा हो तो हो सकता है कि वो इस वक्त दूसरा टूल उसकी जगह आ चुका हो और वो भी उसी मेन्यू के अंदर, उसी के पास जब आप माउस ले जाके लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आपको वो भी नज़र आ जाएगा। चलिए जी, इसको चेक करते हैं। ये बेसिकली शेप्स के लिए है, आपकी शेप ऐड करता है। इसके लिए आपको मैं एक टिप ये दे दूं, ज़रूरी है कि आपने यहाँ से कोई लेयर सेलेक्ट ना की हुई हो। अगर आपने लेयर सेलेक्ट की हुई होगी तो वो बेसिकली शेप तो बनाएगा लेकिन वो मास्क करेगा उस लेयर के ऊपर। मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन अगर हम इस वक्त शेप सिर्फ देखें तो आपने लेयर सेलेक्ट नहीं करनी। और कोई भी लेयर अगर सेलेक्ट हो या फिर मल्टीपल लेयर सेलेक्ट हो, आप उनको डीसेलेक्ट करने के लिए आप
अपने यहाँ पर इस एरिया में खाली कोई भी आपको एरिया मिलेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो डीसिलेक्ट हो जाएंगी। अगर अब मैं इसको रेक्टेंगल टूल को यहाँ यूज़ करूँ, ऑब्वियसली मुझे ये लेफ़्ट क्लिक करके मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये रेक्टेंगल शेप में इसको बना रहा है। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस कर दूँ तो ये इसकी प्रोपोर्शंस बिल्कुल रेक्टेंगल वाली रखेगा, साइज़ बढ़ाता जाएगा। और अगर मैं शिफ्ट को छोड़ दूंगा तो जस्ट मैं चाहूँ तो उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपनी मर्ज़ी का स्ट्रेच कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। माउस को अगर मैं रिलीज़ किया तो मेरे पास ये एक स्क्वायर बन चुका है। इसको मूव करना हो तो सिलेक्शन टूल पे मुझे दोबारा जाना होगा, कहीं पर मुझे इसकी पोजीशनिंग, कहीं पर इसकी मुझे अलाइनमेंट करनी हो तो वो मैं अपने सिलेक्शन टूल से कर सकता हूँ। फर्दर आपने नोट किया हो कि आपके पास यहाँ पर इसका फिल भी आ रहा है जो कि ऑब्वियसली इसका कलर है। आप अगर किसी और कलर का करना चाहते हैं, ब्लू, आप वो कर सकते हैं। साथ में इसके स्ट्रोक है जो कि इसकी बॉर्डर है, जो कि इसका आउटलाइन होता है। अगर इनकी वैल्यूज़ को भी मैं चेंज करूँगा तो आप देख रहे हैं अगर मैंने 25 किया है तो इस वक्त इसका जो ये बॉर्डर था, जो इसकी आउटलाइन थी बेसिकली, वो इस वक्त इतनी हो गई है। आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी शेप्स हैं थोड़ा सा आप उनको भी देख लें। मेरे पास यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल टूल है और ये रेक्टेंगल ही बनाएगा, लेकिन इसके जो एजेस हैं वो आपको इस वक्त राउंडेड नज़र आ रहे हैं। इसके एजेस बिल्कुल शार्प नहीं है। और बाकी जो मेरे पास सर्कल वगैरह बनाने के लिए, स्टार शेप बनाने के लिए मेरे पास ये टूल्स मौजूद हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल से स्टार्ट किया था जो कि एक लेयर ऑटोमेटिकली ऐड हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने बाकी शेप्स बनाई, वो भी आपके पास इसी लेयर में ऐड हो गई। अगर आपको सारी शेप्स अलग लेयर में चाहिए थी तो आपको खाली जगह फिर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको शेप ऐड करनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि वो एक लेयर ऑटोमेटिकली आपके पास ऐड हो जाएगी। इसको आप यहाँ से ऑफ करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा इस लेयर में क्या क्या है। जैसे कि इस लेयर में मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। लेयर को डिलीट करने से आपके पास वो शेप भी ख़त्म हो जाएगी। हमने बात की थी कि यही शेप्स आपका मास्किंग का भी काम करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर स्टार टूल पकड़ता हूँ तो इस लेयर को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और स्टार टूल से आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं लेफ़्ट क्लिक करके मैं उसको इस तरह से बना सकता हूँ। चाहूँ तो मैं सेंटर से शुरू कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। और फर्दर मेरे पास क्योंकि ये एक मास्क ऐड हो चुका है, ये लेयर है जिस पे मास्क ऐड हुआ है, और मेरे पास मास्क की वैसे ही प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि इसका फेदर, इसका एक्सपेंशन कितना आपको यहाँ पर इसमें ओपेसिटी चाहिए, जिस तरीके से हम ऑलरेडी प्रीमियर प्रो में देख चुके हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर मल्टीपल मास्क ऐड कर सकते हैं और फर्दर उसी मास्क की सेटिंग भी वैसे हो सकती है जैसे कि हमने पहले वाले मास्क की है। मास्क 2 के लिए आपको इसको खोलना पड़ेगा और इसका फेदर वगैरह कुछ भी आप चेंज करना चाहें तो आप देख रहे हैं कि वो चेंज हो सकता है। तो ये कुछ शेप्स थी आपके पास जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से ऐड हैं। अगर आप इनके अलावा कोई कस्टम अपनी मर्ज़ी की शेप बनाना चाहते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी का मास्क करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास पेन टूल मौजूद है उसके बिल्कुल साथ ही। और फर्दर मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से मास्क सिलेक्ट करके इनको डिलीट करूँगा तो इस वक्त सारा मास्क हट चुका है। हम यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको यहाँ से डीसेलेक्ट किया ताकि आपके पास शेप की सूरत में आप यहाँ पर कुछ कस्टमाइज़ करके बना सकें अपनी मर्ज़ी की शेप। मैं पेन टूल को जब क्लिक करूँगा अपनी शेप स्टार्ट करने के लिए तो मेरे पास एक पॉइंट ऐड हो जाएगा जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और नेक्स्ट क्लिक करने के लिए मुझे जिस तरह से मुझे वो शेप चाहिए तो मैं मे बी अगर इस शेप को ही पकड़ रहा हूँ इस वक्त तो मैं सेकंड क्लिक मैंने यहाँ किया और अभी मैंने पेन टूल को छोड़ा नहीं और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह रोटेट किया, अपने माउस को इस तरह मूव किया तो इसके जो हैंडल होते हैं उसके वर्टेक्स के हैंडल बेसिकली, तो आप वहाँ से इस शेप को मज़ीद राउंड की तरफ लेके जा सकते हैं। आप जब तक ये प्रैक्टिकल करेंगे नहीं आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि किस तरह से इसका कंट्रोल है, क्योंकि इस वक्त अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ से तो वो इसकी शेप भी बढ़ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा साथ राइट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो लेफ़्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है। और इसी तरह से मैं इसको इस तरफ भी इसके ऑपोजिट भी लेके जा रहा हूँ। अभी तक मैंने माउस जो लेफ़्ट क्लिक किया हुआ है उसको मैंने छोड़ा नहीं है। दूसरा वर्टेक्स ऐड करने के बाद
तो ये वो चीज़ है जो कि आप इसकी अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फ़ोटोशॉप यूज़र ऑलरेडी बहुत यूज़ कर चुके होंगे इसको। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड करनी है शेप, तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि इस वक्त ऊपर नहीं उसने सिलेक्ट किया, क्योंकि उसका जो लास्ट वर्टेक्स का हैंडल था उसकी डायरेक्शन मैंने नीचे छोड़ दी थी। उसके लिए मुझे उसको थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। इस हैंडल को भी मुझे थोड़ा इस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि जो नेक्स्ट मैंने डॉट या फिर वर्टेक्स ऐड करना है वो उसके साथ उस हैंडल के हिसाब से अलाइन रहे। और अगर मैं इस तरफ आऊँगा तो आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो शेप है बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है इस वक्त। और आप चाहें तो इसके बाद फिर इसका इधर से भी हैंडल को थोड़ा सा अलाइन करके आप दोबारा भी उन डॉट्स के ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके साथ ही उसके ऊपर दोबारा क्लिक किया तो इस वक्त मेरे पास ये शेप इस तरह बन चुकी है। अगर अभी भी किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि ये सही नहीं है, आप इसको जूम इन करके मज़ीद वेरीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर ये कुछ आपके पास गड़बड़ है तो आप इसको चाहें तो अपने हैंडल से, अपनी वर्टेक्स की सेटिंग से इसको आप दोबारा थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। कंट्रोल इसका बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल इसको एक्यूरेट जा सकते हैं। जितना आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आपका हाथ इसके ऊपर बेहतर सेट होगा, आप इसको जा सकते हैं। फर्दर किसी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि इस वक्त ये जो वर्टेक्स हैं ये कम हो गए हैं, आपको मज़ीद ऐड करने हैं क्योंकि मज़ीद शेप में कोई चेंज आ रहा है, तो आप इसी पेन टूल पे क्लिक करेंगे और आपके पास ऐड वर्टेक्स का टूल है। इसको सिलेक्ट करने से आप किसी भी जगह पर जाके दोबारा से ये वर्टेक्स और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बीच में कोई भी पॉइंट या कोई भी वर्टेक्स नहीं है, और अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आपके पास ये फर्दर वर्टेक्स ऐड हो गया। और ऑब्वियसली इसकी वजह से आप इसकी शेप को मज़ीद चेंज कर सकते हैं। इवन कि इसके बाद वर्टेक्स ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन भी मौजूद है। वर्टेक्स कहीं पर ज़्यादा हो गए हैं आपके पास, उसको कम करने के लिए भी यहाँ पर डिलीट वर्टेक्स टूल का मौजूद है। और जिस तरह ये हमने एडिशनल वर्टेक्स ऐड किया था, ये भी एडिशनल किया था, और इसको हम डिलीट कर देते हैं डिलीट वर्टेक्स टूल के थ्रू। और इसके नीचे मेरे पास कन्वर्ट वर्टेक्स टूल मौजूद है। इसका क्या काम होता है कि अगर अब यहाँ पर हमने जो शेप बनाई, हमने उसको माउस पे जब अपना वर्टेक्स सिलेक्ट किया, जब हमने क्लिक किया तो वर्टेक्स हमारा पॉइंट ऐड हो गया। और उसके बाद हमने उसको जब मूव किया थोड़ा सा तो हमारे पास उसके हैंडल बन गए, निकल आए। लेकिन अगर कोई ऐसी शेप है जहाँ पर आपने जस्ट उसको, आप समझ लें कि जिस तरह पेन टूल से मैं एक शेप और बनाता हूँ यहाँ पर, और आपने जस्ट उसको इस तरह से शेप बना दी है। इस वक्त हमने कहीं पर भी आपको यहाँ पर हैंडल नज़र नहीं आ रहे। आप उनको जस्ट इन पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, आप उनको उस तरह से मूव नहीं कर सकते जिस तरह से हम हैंडल्स को कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो कन्वर्ट वर्टेक्स टूल है, अगर मैं इस पे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इसने तो राउंड भी कर दिया इसको, और ये हैंडल भी निकल आए। मैं फर्दर इनको बिल्कुल उसी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ जिस तरीके से मैं पहली वाली शेप में कर रहा था। यहाँ पर भी आपके पास ऐड हो सकता है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और बेसिकली ऐड नहीं मैं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा कन्वर्ट हो गया। जो आपके पास वर्टेक्स था वो कन्वर्ट हो गया हैंडल के अंदर, और आपने जिस तरह से भी उसको लेके जाना हो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल लास्ट में मेरे पास है मास्क फेदर टूल। ये जब हम इसको मास्क करेंगे बेसिकली तो उस वक्त ये काम आएगा। शेप पे हम इस पे काम नहीं कर सकते। मैं आपको क्विकली मास्क का भी इसमें करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मास्क आपका, ये मैंने डिलीट कर रहा हूँ शेप लेयर्स। तो इसके लिए मुझे पेन टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जिस लेयर पे मैंने मास्क करना है, इसको आप देख सकते हैं मेरे पास दो लेयर ऐड हैं, और इनमें से एक लेयर जो ऊपर वाली है ये इस वक्त यहाँ पर बंद हुई हुई है। इस लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, और इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए इसको भी बंद करके मैं चेक कर सकता हूँ। जी बिल्कुल यही बंद हो रही है, तो इसका मतलब यही लेयर मेरी सिलेक्टेड है। क्योंकि इसमें आपके पास इतनी लेयर्स ऐड होती जाएंगी, आपको बाज़ दफ़ा मुश्किल हो सकती है कि कौन सी लेयर पे क्या है और किस पे आपने क्या शेप, क्या इफ़ेक्ट, क्या मास्क अप्लाई करना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ करके देख लें।
तो हमने वो लेयर सिलेक्ट कर ली, इसके ऊपर हमने यहाँ पर मास्क करना है। और मैं अगर यहाँ पर इस वक्त मास्क कर रहा हूँ, हैंडल भी मैंने ऐड कर लिए, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पेन टूल से जो शेप, जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया, उतना एरिया मास्क हो चुका है, और उससे पहले वाली चीज़ जो है वो इस वक्त मेरे पास सिलेक्शन में नहीं है। तो फर्दर जो हम बात कर रहे थे टूल की, नेक्स्ट टूल हमारे पास जो है मास्क फेदर टूल, और इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ यहाँ से, अगर अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह अप्लाई करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि साइड पे जो उसने आपको बिल्कुल हार्ड एजेस नहीं दिए, और वो सॉफ्ट हैं, जिसको हम फेदर बोलते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये सिलेक्ट हो गया। फर्दर आपके पास ये मास्क ही है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से भी वही जो फेदर वगैरह हम वहाँ से कर रहे थे, आप यहाँ से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी फर्दर आपके पास जो एक्सपेंशन कर सकते हैं। और फेदर ऑलरेडी बहुत हुआ हुआ है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी उसको, आप देख रहे हैं कि इस वक्त फ़र्क पड़ा है थोड़ा सा, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ की। तो अभी तक हमने जो टूल्स एक्सप्लोर किए उसमें मेजरली हमारे पास सिलेक्शन टूल, हैंड टूल, जूम टूल, हमने एंकर पॉइंट को भी देखा, पेन टूल को भी देखा। थोड़े से कॉम्प्लिकेशन मुझे लगता है इनमें ज़्यादा है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन इनका यूजेज आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका कंट्रोल बेहतर होता जाएगा, और आपको इनका स्पेसिफिक यूजेज का भी पता लगता जाएगा। टूल्स अभी और भी हैं आगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में उन पर बात करेंगे।